नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित। और अगर हम लोग रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल्स की बात करें तो इस सेगमेंट में कुछ होड़ सी लग गई है। पहले यहाँ पर क्लासिक 350 का आधिपत्य था, लेकिन उसके बाद अभी हमने देखा कि होंडा ने अपनी हाईनेस निकाल करके इस सेगमेंट को ज़रा हिलाने की कोशिश करी। बड़ी बेहतरीन बाइक निकाली उन्होंने। उसके साथ ही हमने देखा कि रॉयल एनफील्ड भी अब आधुनिक दौर में प्रवेश कर चुका है। वहाँ पर उन्होंने एक नया इंजन मीटियोर के साथ पेश किया है। बड़ी ही रिफाइंड मोटरसाइकिल है, एक फीड फॉरवर्ड क्रूज़र मोटरसाइकिल उन्होंने पेश करी और 21वीं सदी में वो रॉयल एनफील्ड को आगे लेकर के जाएगी। लेकिन जब ये सारी हलचल शुरू हुई थी, उससे पहले बेनेली ने यहाँ पर आकर के क्लासिक 350 को एक चैलेंज देने की कोशिश करी थी। और इस मोटरसाइकिल के BS4 वर्जन का मैंने एक बड़ा ही डिटेल्ड रिव्यू किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। उस रिव्यू के दौरान मैंने इस मोटरसाइकिल को एक दिन में लगभग 400 किलोमीटर चलाया था। हम लोग मल्हार माची नाम की एक जगह पर गए थे और इस गाड़ी के बारे में एक एक डिटेल मैंने आपको उस वक्त बताई थी। अब इस रिव्यू में मैं इस चीज़ पर फोकस करूंगा कि BS4 वेरिएंट में यहाँ पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं और क्या आज के परिप्रेक्ष्य में आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कीमत के लिहाज से ये गाड़ी आज कहाँ स्टैंड करती है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस वक्त डेफिनेटली ये एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बन के उभर के सामने आई थी क्लासिक 350 से, लेकिन अब जो माहौल चेंज हुआ है वहाँ पर ये गाड़ी कहाँ स्टैंड करती है, ये हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि BS6 में यहाँ पर बदलाव क्या क्या हुए हैं। अब टेक्निकली अगर चेंजेस की यहाँ पर बात की जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर BS6 इंजन आपको मिलता है। ये फ्रंट साइड रिफ्लेक्टर जो है ये यहाँ पर अब ज़रा डिफरेंट है। फ्रंट व्हील हब ज़रा डिफरेंट है। अब यहाँ पर ये बड़ा कैटालिटिक कन्वर्टर आने के कारण आपको बड़ा बल्ब दिखाई देगा। ऑक्सीजन सेंसर में कुछ बदलाव किए गए हैं। रियर व्हील हब असेंबली में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जो फ्रेम की असेंबली है यहाँ पर उसमें भी कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं ताकि ये ज़्यादा फर्म रहे, ज़्यादा स्टिफ रहे। इसके अलावा अब यहाँ पर एक नया एयर फिल्टर है। वायरिंग हार्नेस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और इसकी जो राउटिंग है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। और चूँकि अब ये एक BS6 इंजन है तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो फ्यूल इंजेक्शन है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। सिलेंडर हेड, सेकेंडरी इनटेक वाल्व और इसके अलावा इंजन से संबंधित कुछ और चेंजेस भी यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर जो पावर आउटपुट और टॉर्क आउटपुट है ये पहले जैसा ही है। जो पीक RPM बनती थी वो ज़रा ऊपर बनती है। अब यहाँ पर 21 PS की पीक पावर आपको मिलती है जो कि 6000 RPM पर बनती है और 29 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क बनती है, जो एक वक्त पे इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्क थी। लेकिन हाईनेस ने अब वो जो यार्डस्टिक है उसे ज़रा आगे बढ़ा दिया है। वहाँ पर अब आपको 30 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है। यहाँ पे आपको मिलती है 29 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क 3500 RPM पर। अब इस गाड़ी की कुछ जो ख़ास बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको एक एक डिटेल जाननी है तो आप ऊपर वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। यहाँ पर जो व्हील बेस है ये सेगमेंट का सेकंड सबसे लंबा है। हाईनेस का व्हील बेस इससे ज़रा लंबा है, लेकिन ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है। सबसे ऊंची और सबसे वाइड नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो प्रेजेंस है ये आपको देखने में आएगा। आपको लगेगा कि ये गाड़ी जो है ये काफ़ी बड़ी है। और इसके बाजू में अगर आप क्लासिक 350 खड़ी कर देंगे तो आपको ये लगेगा कि ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर 3 कलर आपको मिलते हैं, ये रेड, इसके अलावा एक सिल्वर और एक ब्लैक कलर भी आपको मिलता है। और परफॉर्मेंस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो पॉजिटिव्स हैं वो ये है कि यहाँ पर वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। निचले लेवल पर भी आपको काफ़ी अच्छी टॉर्क मिलती है। यहाँ पर आपके पास टैकोमीटर है तो आप टैको पर देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कितने RPM पर कितनी स्पीड कर रही है। 1400 RPM के बाद आप निचले गियर्स में आराम से पुल कर सकते हैं। और जब आप हायर गियर्स में जाते हैं, 4th और 5th गियर्स में, यहाँ पर सिर्फ 5 गियर है आपके पास, 6 गियर्स नहीं है जो कि आपको सिर्फ जावा में मिलते हैं। बाकी सारी गाड़ियों में यहाँ पर आपको 5 गियर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हायर गियर्स में जाते हैं तो आप 2000 RPM के बाद इजीली पुल करना शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट गियर में ये गाड़ी आपको 47 किलोमीटर्स पर आवर तक लेकर के जाती है। सेकंड गियर में ये आपको 75 किलोमीटर्स पर आवर तक लेकर के जाती है। थर्ड गियर में 98 किलोमीटर्स पर आवर और फोर्थ गियर में 110 किलोमीटर्स पर आवर। फिफ्थ गियर में अगर आपको बहुत लंबा स्ट्रेच अगर मिल जाएगा तो ये आपको लगभग 120 किलोमीटर्स पर आवर तक की टॉप स्पीड दिखाएगी, जो कि अगर आप इसे कंपेयर करें मीटियोर के साथ या फिर अगर जावा के साथ तो मोर और लेस जो टॉप स्पीड है इस सेगमेंट में गाड़ियों की लगभग उतनी है। हाईनेस की जो टॉप स्पीड है वो ज़रा ज़्यादा है, वो आपको 130 तक लेकर के जाती है। लेकिन ये जो गाड़ी है ये फोर्थ गियर में 110 और फिफ्थ गियर में लगभग 120 तक जाती है। क्रूजिंग स्पीड्स की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से 90-95 किलोमीटर्स पर आवर तक इसका इंजन जो है ये रिलैक्स रहता है। उसके बाद ये अपने हायर रेव रेंज में चला जाता है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंजन जो है ये अभी रिलैक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक जो रिलैक्स क्रूजिंग स्पीड है वो है 90-95।
इन सब चीज़ों के अलावा सीट जो है यहाँ पर, इसमें आपको नीचे स्प्रिंग्स मिलते हैं। सस्पेंशन के बारे में मैंने पिछली बार भी बात करी थी, ये सस्पेंशन मेरे ख्याल से ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता था। यहाँ पर आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। अब हालांकि ये मीटियोर जितना स्टिफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बहुत लंबे डिस्टेंस पर आप चलना चाहते हैं तो ये सस्पेंशन मेरे ख्याल से ज़रा और सॉफ्ट हो सकता था। इसके अलावा जो राइडिंग पोजीशन है ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपको 780 mm की सीट हाइट मिलती है, जो कि मीटियोर से ज़रा ऊपर है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से छोटे राइडर्स के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर अगर आपकी ऊंचाई 5 फीट 4 इंच या 5 फीट 5 इंच तो भी आप इसे चला पाएंगे। लेकिन भार यहाँ पर आपको इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मिलता है। ये गाड़ी 200 kg से भी ज़्यादा भारी है, इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा भारी गाड़ी है। तो इसे पीछे की ओर मनूवर करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि न सिर्फ इसका भार ज़्यादा है, लेकिन ये जो पेग्स हैं ये भी आपके शिन्स को फाउल करते हैं। तो जब आप इसे रिवर्स मनूवर करते हैं तो हो सकता है कि आपको ज़रा तकलीफ हो। यहाँ पर आपको एनालॉग स्पीडो और टैको मिलते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज के साथ साथ 2 ट्रिप मीटर्स भी आपको नज़र आएंगे, साथ ही ओडो भी है, और यहाँ पर आपको कुछ टेल लाइट्स भी नज़र आएंगी। जैसा मैंने पहले कहा था, यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। मिरर जो हैं काफ़ी अच्छे से बनाए हुए हैं, क्रोम में फिनिश्ड हैं, वाइड हैं। पीछे का दृश्य आपको ठीक से नज़र आता है। यहाँ पर स्लिपर क्लच आपको नहीं मिलेगा। हाइनेस के अंदर आपको स्लिपर क्लच की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी नहीं मिलेगी, जो कि आपको आजकल कुछ जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे कि मीटियोर में आपको ट्रिपर मिलता है और हाइनेस में भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, वो अभी यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर फ्यूल टैंक जो है ये 12 लीटर्स का है। इसे अगर आप कंपेयर करें तो मीटियोर में अब आपको 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। ये चाबी यहाँ पर कुछ इस तरह से नज़र आती है। ये एक फोल्डिंग फ्लिप की है, जो कि एक नाइफ़ की तरह बाहर निकलती है, और यहाँ पर आपको ये हिंज्ड फ्यूल टैंक कैप मिलेगा। स्विच गियर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये हैज़र्ड लाइट मिलेगी आपको, इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये हाई और लो बीम के साथ ये पास स्विच, टर्न इंडिकेटर्स और हॉर्न आपको कुछ इस तरह से सुनाई देगा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि ये गाड़ी जो है ये साउंड कैसा करती है, एग्जॉस्ट कैसा है इसका। तो चलिए हम लोग एक बार ज़रा देख लेते हैं कि इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं रॉयल एनफील्ड के जो क्लासिक 350 का बीट है, तो उतना बेजी डेफिनेटली ये नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसे मीटियोर और हाइनेस के बेजी एग्जॉस्ट से भी कंपेयर करेंगे तो वहाँ जितनी बहुत ही ज़्यादा प्रोनाउंस्ड बीट नहीं है। इसका खुद का अपना एक यूनिक बीट है, ज़्यादा रेवी लगती है, ज़्यादा फास्ट पेस्ड इसका बीट है। लेकिन फिर भी जो एवरीडे मोटरसाइकिल्स आपको नज़र आती हैं सड़क पे, उनसे डेफिनेटली ये ज़्यादा थ्रोटी है और डेफिनेटली ये ज़्यादा बेजी है। इसके अलावा जो डिज़ाइन है ये टोटली अनचेंज्ड है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं करूँगा। और ओवरऑल ये जो गाड़ी है ये काफ़ी बड़ी लगती है, काफ़ी सब्सटेंशियल है। रेट्रो स्टाइल यहाँ पर आपके पास में क्यूज़ हैं, और यहाँ पर 165 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये ख़राब रास्तों पर भी बड़े आराम से चलती है। सीटिंग पोजीशन जो है ये स्ट्रेट हैंडल बार के साथ में आपको काफ़ी कंफर्टेबल रखेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पर नहीं जा रहे हैं तो आप इसे सिटी बाइक और हाईवे बाइक दोनों की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर सस्पेंशन अगर ज़्यादा सॉफ्ट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये जो स्प्रिंग्स हैं ये आपको तभी मदद करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा पीछे बैठें और आपका वेट जो है वो डायरेक्टली इन स्प्रिंग्स पर जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में ये सस्पेंशन जो है ये ज़रा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। एज अ सिटी बाइक और एज़ हाईवे बाइक जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पे नहीं जाना है, ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। ये फ्लैट हैंडलबार है, तो कुछ वेट आपका रिस्ट और शोल्डर्स पे भी आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल क्या ये गाड़ी इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है? मेरे ख्याल से ये ज़रा ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। इन सब चीज़ों के अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो है फ्यूल एफिशिएंसी, और फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर आपको 25 to 30 तक मिलती है। इस गाड़ी का जो इंजन है ये 374 cc SOHC एयर कूल्ड इंजन है, और फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी का बहुत बड़ा हाई पॉइंट नहीं है। तो इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियां हैं वो इससे ज़रा ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देती है, और ये आपको 25 to 30 तक की फ्यूल एफिशिएंसी रियल वर्ल्ड कंडीशंस में मुहैया करवाएगी।
कुछ और छोटी मोटी चीज़ें जो है वो ये हैं कि यहाँ पर आपको ये एक ग्रैब बार मिलता है गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए और स्टैंड पे लगाने के लिए। साड़ी गार्ड कुछ इस तरह से नज़र आता है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर वो ये है कि ये स्पोक्ड व्हील्स हैं आगे और पीछे दोनों ही तरफ। तो आज भी इस गाड़ी में आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलेंगे। पीछे आपको 130 सेक्शन 18 इंच व्हील पर टायर मिलेगा और आगे अगर आप देखेंगे तो आपको 19 इंच पर ये जो टायर है ये मिलेगा। दोनों ही MRF टायर्स हैं। आगे 300 mm का डिस्क ब्रेक है, पीछे आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो ब्रेकिंग है यहाँ पर ये डुअल चैनल ABS है। ब्रेकिंग जो है ये सफिशिएंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है। जो नई मोटरसाइकिल्स आ रही हैं जैसे कि हाइनेस या फिर मीटियोर, वहाँ पर जो ब्रेकिंग है वो इससे ज़्यादा बेहतर है। और गेम जैसा मैंने आपको बताया अब ज़रा आगे बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर के ये गाड़ी जब इंट्रोड्यूस की गई थी तब आपने मेरे रिव्यू में भी देखा होगा, इसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था वो था क्लासिक 350 और उस गाड़ी के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस, इसका रिफाइनमेंट, इसकी हैंडलिंग सभी कुछ काफ़ी बेहतर था। लेकिन इस गाड़ी के आने के बाद में कुछ जो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में अब आ गए हैं, मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेहतर हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो कीमतें हैं इन नए प्रोडक्ट्स की, अगर आप मीटियोर की बात करें तो वहाँ पर 1.75 लाख रुपीज़ से 1.9 लाख रुपीज़ तक उसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। और अगर आप बात करें हाइनेस की तो वहाँ पर भी जो कीमतें हैं दोनों वेरिएंट्स की वो 1.85 और 1.9 लाख रुपीज़ हैं एक्स शोरूम। उनके मुकाबले ये जो गाड़ी है इसकी कीमत आपको ज़रा ज़्यादा देनी होती है। ये 2 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम की कीमत के साथ में बिकती है ये गाड़ी। और जो हाई पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि इस गाड़ी का इंजन जो है वो ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अब पावर और टॉर्क में ये क्लास लीडिंग गाड़ी नहीं रही है। ओवरऑल ये एक काफ़ी सार्थक गाड़ी है। अगर आपको एक इंटरनेशनल ब्रांड चाहिए और एक बड़ी दिखने वाली मोटरसाइकिल चाहिए जो सफिशिएंट परफॉर्मेंस आपको दे, जिसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी हो, भले ही राइड यहाँ पर ज़रा और बेहतर हो सकती थी लेकिन हैंडलिंग इस गाड़ी की फिर भी काफ़ी डिपेंडेबल है, तो एक काफ़ी वेल बैलेंस्ड गाड़ी बन के सामने आती है। कीमत यहाँ पर अब ज़रा ज़्यादा लगती है मेरे ख्याल से, लेकिन इस कीमत के बदले आपको 3 इयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर्स वारंटी मिलती है और साथ ही आपको 2 साल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस मिलती है, जहाँ पर आपको बहुत ही छोटी कीमत चुकानी होती है। कंज्यूमेबल्स आपके सारे कवर हो जाते हैं और 3rd ईयर के लिए भी अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस के लिए ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसे एक डिज़ायरेबल ऑप्शन बना देती हैं। यहाँ पर जो हेडलाइट है ये भी ज़रा बेहतर हुई है, लेकिन LED लाइटिंग आपको यहाँ पर कहीं पर भी मिलेगी नहीं। जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर आपको अब LED रिंग्स और LED DRLs मिलते हैं, यहाँ पर इस तरह का कोई भी एलिमेंट नहीं दिया गया है। ओवरऑल मेरे ख्याल से बेनेली को अब कुछ ना कुछ करके इस प्रोडक्ट को ज़रा और इम्प्रूव करना होगा ताकि इसका जो रेलेवेंस है इस सेगमेंट में ये बरकरार रहे और जो लोग हैं जो इस गाड़ी को अभी तक काफ़ी सीरियसली ले रहे थे वो इसे इसी तरह से सीरियसली लेते रहें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके बेनेली इंपीरियल 400 से संबंधित जितने भी सवाल थे उनके जवाब में दे पाया, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मोटरराइड्स को। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड राइड सेफ।